हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम हो जाता है, इसके कुछ वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे जिसपे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद सीरीज की तरफ चलेंगे। सो अगर अभी आपने चैनल पर विजिट किया है और न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है अपना बेनिफिट हो और साथ में अपनों का भी बेनिफिट हो तो बहुत ज्यादा बेहतर बात होती है। ठीक है ना? तो चलते हैं, आज का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। पॉइंट आपका हो जाता है समूह कार्य। तो समूह कार्य से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो शिक्षण अधिगम हम पढ़ रहे हैं, है ना? इसमें बच्चों को हमें कैसे शिक्षा देनी है, बच्चों का मिजाज हमें समझकर किस तरह से उनको क्या क्या चीजें बतानी है, पहले किन चीजों पर डिस्कस करना है, सूत्र के द्वारा बच्चे को पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, ये सभी चीज जरूरी हो जाती है, क्योंकि बच्चे का मिजाज हमें जानना है और उसके अकॉर्डिंग उसे शिक्षा देनी है ना? और यही शिक्षा अधिगम में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका हो जाता है समूह कार्य। तो समूह कार्य बच्चा कब सीखता है? तो जब विद्यालय में जाता है तो बच्चे को क्या करना होता है, बच्चे को अपनी जो एज के होते हैं बच्चे, यानी उसके जो साथी होते हैं उसके साथ वो रहता है, समूह कार्य करता है। यानी आपने कोई वर्क दिया तो बच्चे ने, कई बच्चों ने मिलकर वो वर्क कंप्लीट किया, तो इससे उनमें एक भावना जागृत होती है। कौन सी भावना? तो सामूहिक कार्य करने की भावना जागृत होती है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या है, हम सामाजिक प्राणी, यानी मनुष्य क्या है तो सामाजिक प्राणी, उसे समाज में रहना है, सबसे मिलजुल कर रहना है और समूह में वर्क भी करना है। यानी बच्चे को क्या है, आप स्टार्टिंग से सिखाएंगे, जब आप स्टार्टिंग से सिखाएंगे तो उसकी आदत भी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, हमें बच्चे को क्या भावी नागरिक बनाना है ना? जो आज का छोटा बच्चा है वो कल का क्या है, भावी नागरिक बनेगा। तो हमें उसमें ऐसी ऐसी चीजें भर देनी है, ऐसी ऐसी चीजें उसे सिखानी है जो कल उसको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो आगे बढ़ने में। तो समूह कार्य बहुत ही जरूरी हो जाता है। जब हम मिलजुल कर कार्य करते हैं तो क्या होता है, हमारा वर्क भी जल्दी से हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कब कंप्लीट हो गया। तो ये सामूहिक कार्य हो जाता है। उसके बाद कल्पना शक्ति कहानी द्वारा, है ना? तो जब आप कहानी द्वारा बच्चों को शिक्षा देते हैं, या मान लीजिए जैसे आपने पूरी कहानी नहीं बच्चे को बताई, आपने कुछ चित्र दिखा दिया, जैसे प्यासा कौवा, ठीक है? तो आपने उसके दो तीन जैसे आपने चित्र बना दिया, तो एक में कौवा बना हुआ है, एक में घड़ा बना हुआ है, और यहाँ पर क्या है, कौवा जो है क्या लेकर आया है, कंकड़ लेकर आया है। ये कौवा हो जाता अपनी चोंच में, ये कंकड़ लेकर आया। तो आपको पता है कि ये घड़ा है और इसमें थोड़ा सा पानी है, और क्या होगा कि अगर जैसे कौवे ने इसको देखा, इन चित्रों को देखा, इन ग्राफ को देखा, तो बच्चा समझ गया कि इसको आपको कहानी को बनाना है। तो कैसे बनाना है कि एक घड़ा है, उसमें थोड़ा सा पानी है, ठीक है? बच्चा सोच रहा है, अपनी शक्ति यानी जो कल्पना शक्ति है उसमें वो जा रहा है और चीजों को समझ रहा है कि कौवा प्यासा है। कौन? तो कौवा जो है, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं ना, ये प्यासा है और ये घड़े के पास आया। इसने क्या देखा, इसमें थोड़ा सा पानी है और जो उसकी चोंच यहाँ तक नहीं जा रही है, उसकी चोंच नहीं जा रही है। अब बच्चा समझ रहा है कि अब इसको क्या करना चाहिए। तो जब ये कौवा जाता है और एक कंकड़ लेकर आता है और इसमें कंकड़ डालता है, फिर और कंकड़ डालता है और कंकड़ डालता है, फिर क्या होता है, जो ये घड़ा है उसमें ऊपर पानी आ जाता है, कंकड़ नीचे बैठ जाते हैं तो पानी तो ऊपर आ ही जाएगा। अब कौवे को पानी मिल गया और उसने अपनी प्यास को बुझा लिया। तो इन चित्रों के माध्यम से भी बच्चा क्या करेगा, कहानी को कंप्लीट करेगा। अब उसमें क्या होगा भाई, आपने पूछा बच्चे से, अच्छा बताओ अब क्या होगा? भाई अब क्या होगा, अब उसको पानी मिल गया, उसकी प्यास बुझ गई, उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी मतलब। तो हर बच्चा अपना अपना आंसर देगा उसी के अकॉर्डिंग। कुछ कहेंगे कि उसको पानी मिल गया, कुछ कहेंगे कि उसकी प्यास बुझ गई। मतलब जैसा बच्चे हैं वो तो अपना आंसर अपने ही तरीके से देंगे। तो ये चीज हो जाती है, यानी कल्पना शक्ति का विकास होता है इसमें। आप ऐसे ही खरगोश और कछुए की कहानी बताएं और बच्चे से पूछें कि इसमें क्या शिक्षा मिलती है, तो वो सोचेगा कि हाँ इसमें हमको क्या शिक्षा मिलती है। कुछ कुछ बताएंगे कि हाँ खरगोश जीतेगा, कोई बताएगा कछुआ जीतेगा, कोई बताएगा कि खरगोश को जीतना चाहिए था क्योंकि तो वो तो तेज था, वो
स्वाभाविक रूप से तेज था, लेकिन कर्म से वो तेज नहीं था। जो स्लो स्लो चलेंगे लेकिन वो चलते जाएंगे, एक दिन उनको सफलता मिलती है ना। तो आप बच्चे को इस तरह से भी समझा सकते हैं कि देखिए, तेज चलने वाला तेज नहीं होता है, जो धीरे धीरे चले लेकिन कभी ठहरे ना, वो तेज होता है ना। कहते हैं जैसे हार्ड वर्क यानी जो कठिन परिश्रम होता है और कोई भी समस्या होती है, दोनों का क्या होता है, कठिन परिश्रम का फल भी मिलता है और समस्या का हल भी मिलता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो जिन काम में टाइम लगे तो ऐसा नहीं है कि आपको डरना चाहिए, आप डर गए और अब तो कुछ भी नहीं होगा, हम मेहनत करते करते थक गए, हम इस प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं तो इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कभी सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है और हर हार्ड वर्क का क्या होता है, फल भी मिलता है। होते दोनों काम है, लेकिन हर चीज में टाइम होता है, हर चीज में टाइम लगता है। तो बच्चों को मतलब कहानी के माध्यम से चीजों को समझाएंगे तो बच्चे समझेंगे और उनकी कल्पना शक्ति में भी इजाफा होगा, यानी बढ़ोतरी होगी, है ना। उसके बाद है आगमन विधि। तो जो आगमन विधि हो जाती है, अच्छा ये बताएं, आगमन विधि और निगमन विधि के किसने दिया, यानी इस विधि को किसने दिया? तो आप ऐसे बोल सकते हो, इन विधियों को किसने दिया? तो आगमन विधि और निगमन विधि को अरस्तु ने दिया। और दूसरी बात है कि इसमें हम कैसे समझेंगे, तो जो आपकी आगमन विधि हो जाती है, ठीक है, तो आगमन विधि को आप आ में, ये जो आगमन विधि में आप आ ले लीजिए, ठीक है, आ ले लिया। और उसके बाद आपने क्या किया, आगमन में होता क्या है, तो जो उदाहरण होते हैं इसको आपने छोटा ऊ मान लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए छोटा आ को आप छोटा ऊ मान ले, क्योंकि चीजें समझ में आनी चाहिए और समझने के लिए थोड़ी सी ट्रिक लगानी होती है। जब ट्रिक लगानी होती है तो ऐसे ही कुछ होती है ना। तो छोटा आ को आप छोटा ऊ मान ले, और छोटा ऊ से क्या होता है, उदाहरण, यानी आपने एग्जाम्पल दिया। तो आप इंग्लिश में ना इसको करें, क्योंकि कुछ चीजें हम आपसे कहते हैं, अगर आप इसको इंग्लिश में याद कर लेंगे तो आसानी रहेगी, लेकिन इसको जब आप हिंदी में याद करेंगे तो आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि उदाहरण जो आपका हो जाता है तो वो पहले है, और उसके बाद क्या है, उदाहरण से नियम की तरफ, ये क्या हो जाता है, ये आपकी हो जाती है आगमन विधि। यहाँ पे हम लिख देते हैं आगमन विधि, ठीक है ना। आगमन विधि में छोटा आ को आपने छोटा ऊ मान लिया, उदाहरण लिख दिया, फिर नियम लिखा, ये आपकी आगमन हो गई। और निगमन में क्या होता है, तो निगमन में ना में छोटी की मात्रा तो पहले से लगी हुई है, और नियम में भी छोटी की मात्रा लगी होती है ना में, तो नियम हो जाता है, तो नियम से उदाहरण की तरफ हो जाता है। क्या हो जाता है, नियम से उदाहरण की तरफ हो जाता है, और आगमन में क्या हो जाता है, उदाहरण से नियम की तरफ हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग चीजों को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आगमन विधि और निगमन विधि हो जाती है आपकी। उसके बाद चलते हैं कक्षा शिक्षण में संप्रेषण के घटक। तो कक्षा शिक्षण में संप्रेषण के घटक कौन से होते हैं, तो शिक्षक हो जाता है ना, और छात्र हो जाता है, और पाठ्यक्रम हो जाता है। तो अगर देखिए कक्षा में शिक्षक नहीं है तो पढ़ाएगा कौन, ठीक है, बहुत जरूरी है। और अगर बच्चे ही नहीं है तो पढ़ेगा कौन, और उसके बाद एक पाठ्यक्रम नहीं है तो किस तरह से, कहाँ से, कैसे पढ़ा जाएगा, भाई किस क्लास का कौन सा पाठ्यक्रम है, ये भी तो निर्धारित होता है ना। तो ये है कक्षा शिक्षण में संप्रेषण के ये घटक हो जाते हैं। उसके बाद आपका अंताक्षरी है, यानी बच्चों को वही वाली चीज की बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देना, बच्चों को अंताक्षरी खिलाना। तो बच्चों की जो कल्पना शक्ति है, तर्क शक्ति है, वो बढ़ती है, वो भाई आंसर देते हैं। आपने कहा कि इस तरह से अंताक्षरी खेलो, कुछ लोग वर्ड वाली खेलते हैं कि लास्ट में जो वर्ड आता है उसके बाद में उसी वर्ड से कोई और चीज स्टार्ट करनी होती है, किसी फ्रूट्स का नाम, किसी मिठाई के नेम, इस तरह से मंथ के नेम, डे के नेम। और ये अंताक्षरी जैसे सॉन्ग वाली हो जाती है, बहुत सी जैसे बच्चों को शिक्षा मिले, जिससे आपको उस तरह से खिलवाना है, लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाती है। तो बच्चों में क्या है, किसी वो झिझक जो होती है वो भी दूर हो जाती है, और जो कल्पना शक्ति होती है वो उसमें भी इजाफा होता है, क्योंकि वो सोचता है, समझता है कि अब क्या करना चाहिए। और ये भी है, जैसे आपने टीम में बांट दिया, जैसे आपने 2 टीम में बांट दिया, ए और बी में, अब आपने आधे आधे बच्चों को कर दिया। कैसे? आधे आधे बच्चों को कर दिया, जितने भी मान लीजिए आप बच्चे हैं उनको आधा आधा कर दिया, ठीक है।
अब ये ए टीम सोच रही है हमको जीतना है और बी टीम सोच रही है तो हमको जीतना है। अब इनमें क्या है, एक लालसा है, जीतने की इच्छा है, और दूसरी बात ये है कि ये सीख भी रहे हैं, शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हमको इनसे आगे बढ़ना है, बी टीम से आगे बढ़ना है, यानी ये कुछ करने के लिए तैयार हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। शिक्षा शिक्षक केंद्रित, यहाँ पे ये हमने हेडिंग क्यों डाली है, तो शिक्षा शिक्षक केंद्रित जो शिक्षा है वो शिक्षक केंद्रित है या थी। तो ये शिक्षक आपको जो ये आपका आंसर है, अभी हम बताते हैं आपको। शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी, अब नहीं है। अब आपकी शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित है, यानी बच्चा ही सर्वे सर्वा है, बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षा देनी है, बच्चे को मारना नहीं है, उसको डराना नहीं है, और उसको जैसे उसका मन करता है, अगर उसको खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करनी तो आप उसको खेल खेल में शिक्षा दें, ठीक है। उसको उसका ड्राइंग बनाने का मन कर रहा है तो आप उससे ड्राइंग बनाएं। अगर वो जो चीज कह रहा है आप उसकी समस्या, और सबसे अच्छा बेस्ट टीचर कौन होता है, जो बच्चे की समस्या को सुने, ना कि उसको डांट के भगा दे, है ना। तो सबसे अच्छी शिक्षा यही हो जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि बच्चे की समस्या आपको सुननी ही सुननी है, और बच्चा ही जब सर्वे सर्वा है तो उसके लिए ही आपको सब कुछ करना है, ठीक है। और जो ये हो गया शिक्षा शिक्षक केंद्रित, तो ये पहले थी। पहले भाई हम लोगों ने कैसे पढ़ाई की, तो ऐसे ही तो की ना कि भाई डांट भी खाई, मौका पड़ा मार भी खाई, है ना। डरते भी बहुत थे सभी लोग, क्या आप क्या हम सभी लोग अपने जो शिक्षक हैं उनसे बहुत ज्यादा डरते थे। आज भी बच्चे डरते हैं, नहीं डरते पता नहीं, लेकिन ऐसा है अब तो बच्चे खैर नहीं ही डरते हैं, क्योंकि बच्चे पाए ना तो आप चेयर पे बैठे हो या आप खड़े होके पढ़ा रहे हो तो बच्चे आके आपके कंधे पे हाथ रख के खड़े हो जाए, ऐसा भी करते हैं बच्चे। तो अब तो खैर नहीं डरते हैं बच्चे, पहले बहुत ज्यादा आप लोग डरते थे, और ऐसा कभी भी नहीं किया कि जहाँ पे शिक्षक खड़े हैं वहां पे खड़े हो गए, बराबर में खड़े हो गए, नहीं खड़े हो पाते थे, है ना। लेकिन अब थोड़ी सी प्रक्रिया में चेंजेस हुए हैं, थोड़े से बदलाव हुए हैं। ये भी चीज सही है कि बच्चे एकदम दोस्ताना भाव से रह रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता रहे हैं। अगर हम डरेंगे ही तो अपनी प्रॉब्लम को कैसे बताएंगे। और ऐसा नहीं कि वो शिक्षा गलत थी, अगर वो शिक्षा गलत होती तो ये रिजल्ट ना होता, जहाँ पे आप हैं जहाँ पे हम हैं वहां पे ना होते। तो दोनों शिक्षा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ ये चीज है कि उसका गलत फायदा ना उठाया जाए, है ना। बस यही चीज है, बाकी दोनों शिक्षा बहुत ही बेस्ट है। तो आपने समझ लिया कि शिक्षा शिक्षक केंद्रित है नहीं थी और बाल केंद्रित है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखिए समूह कार्य के बारे में जाना, कल्पना शक्ति यानी कहानी द्वारा होती है, और आगमन विधि के बारे में जाना, निगमन विधि के बारे में जाना, और कक्षा शिक्षण में संप्रेषण के घटक इसके बारे में जाना, और अंताक्षरी जरूरी होती है, मतलब ये सब चीजें कहानी और कविता, अंताक्षरी ये सब बच्चों को करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी करते हैं बच्चे, कुछ अपने आप से कर रहे हैं, उनको क्या है अवसर आप दे रहे हैं। और अभी आप तो जैसे अभी आप डीएलएड करना स्टार्ट किए हैं, अभी आपको सीटेट करना, और भी शिक्षक से रिलेटेड बहुत से एग्जाम देने हैं, और उनमें सब में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आप बच्चे को कैसे, ऐसे 4 पेडागोजिकल क्वेश्चन होंगे, तो उसमें ये पूछा जाएगा कि बच्चे को बुक्स में अच्छा सा अध्ययन कराना चाहिए, या ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन 4 देंगे, उसमें एक क्वेश्चन होगा अगर अच्छा परिवेश मिले तो आपको जो परिवेश वाला आंसर है उस पर टिक करना रहेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे बच्चे को अच्छा परिवेश मिल रहा है, जहाँ पे बच्चे को अच्छा वातावरण मिल रहा है, तो क्या होता है बच्चा अच्छे से करके सीखता है। और बच्चे को हमें यही सिखाना है कि वो स्वयं करके सीखे, क्योंकि कोई किसी का साथ नहीं देता। ये सिर्फ कहने की बात होती है कि हमारी आप हेल्प कर दो, या आप कोई हेल्प करेगा तो कितनी आपकी हेल्प करेगा भाई, थोड़ी देर के लिए, पूरी जिंदगी तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा। तो स्टार्टिंग से ही बच्चे को इस तरह से शिक्षा देनी चाहिए कि वो सेल्फ डिपेंड हो जाए, और जब सेल्फ डिपेंड होगा तो उसको ये चीजें नहीं करेंगे कि हाँ हमारा साथ ही कोई दे तब हम आगे बढ़े, या हम कोई वर्क करें, ऐसा नहीं है कि वो सेल्फ डिपेंड है, खुद से वो वर्क कर सकता है। तो ये चीज हो जाती है, यानी अच्छे परिवेश में आप अच्छा वातावरण देंगे और एक्टिविटी करवाएंगे तो बच्चा अपने आप से खुद से करने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इन सब चीजों के बारे में आपने अच्छे से समझा होगा, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह गई है, कोई चीज आप क्लियर नहीं कर पाए या हम क्लियर नहीं कर पाए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे और उसको क्लियर भी जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सीरीज की तरफ और क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं।
फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आवृत्ति के तरीके हैं। गृह कार्य या मासिक परीक्षा या छात्रों से पाठ समझाने को कहना या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाता है। उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं, छात्रों की कठिनाइयों तथा दुर्बलताओं का पता चल जाता है। अब इसमें देखिए सिर्फ कठिनाइयों और दुर्बलताओं का पता नहीं चलता, इसमें क्या होता है, इलाज किया जाता है, यानी उपचार किया जाता है। कठिनाइयों का निराकरण होता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो जाते हैं क्योंकि पता लगाने के बाद उपचार किया जाता है, जो भी दिक्कतें होती हैं उसको खत्म किया जाता है। शिक्षण के सूत्र है कौन कौन से हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसमें जो चीज़ें नहीं पहले जो पता होती हैं वो चीज़ें देखी जाती, वहाँ से स्टार्ट किया जाता है, और जो चीज़ें नहीं पता होती हैं वहाँ तक जाया जाता है ना। सरल से कठिन की ओर, भाई कोई चीज़ हमें पहले सरलता से सिखाई जाती है, उसके बाद धीरे धीरे करके सिलेबस को थोड़ा सा कठिन बनाया जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा और, उसके बाद थोड़ा और। ऐसे ही तो होता है ना, हम लोगों ने भी पढ़ाई ऐसे ही तो की है ना। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो यानी ये क्या है, शिक्षण सूत्र ये सभी हो जाते हैं, इसलिए आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, इनके नेम याद कर लीजिएगा, प्लस इसके अंतर्गत किस तरह से चीज़ों को सीखा जाता है उनको भी विद एग्जाम्पल। प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज और क्रमबद्ध बनाती है, इसके लिए ज़रूरी है प्रश्न सरल तथा स्पष्ट हों, प्रश्न संपूर्ण कक्षा से किए जाएं, प्रश्न पूर्ण ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाले हों, यह सभी। क्योंकि देखिए प्रश्न सरल तथा स्पष्ट भी होने चाहिए, बिल्कुल सही। अभी हम आपसे क्वेश्चन करें और उसमें आपको हमारी भाषा ही समझ में ना आए कि मैम ने पूछा क्या है, तो आप उसका आंसर क्या दे पाएंगे, है ना। प्रश्न संपूर्ण कक्षा से किए जाए, बिल्कुल कोई स्पेशल नहीं है भाई, टीचर के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं, तो पूरी कक्षा से किए जाएं। और प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाले हों, क्योंकि जो पूर्व ज्ञान है, पिछला ज्ञान है, वहाँ से जोड़ते हुए चला जाए और क्या हो, नए पाठ का विस्तार किया जाए। तो यानी उपरोक्त सभी हो जाते हैं। व्याख्यान विधि के लाभ क्या हैं, तो स्वाध्याय की भावना का विकास, पाठ के हर पहलू का ज्ञान, अधिकतम सूचना तथ्यों का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आपका उपरोक्त सभी हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं फिर से बताना चाहूँगी कि जहाँ पे उपरोक्त सभी हो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ये भ्रम पैदा करने वाले हो जाते हैं, यानी भ्रमिक हो जाते हैं। इनमें होते नहीं है, ज़रूरी नहीं कि उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं ये राइट हो, लेकिन आपको दिया जाता है। तो जब आपकी मजबूत पकड़ होगी तभी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो बात अलग की है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आए तो उसमें उपरोक्त सभी वाले जो ऑप्शन थे वो राइट थे, वरना ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। उसके बाद आपका हो जाता है व्याख्यान विधि के लाभ, तो स्वाध्याय की भावना, ये तो हो चुका है आपका। पाठ के हर पहलू का ज्ञान, अधिकतम सूचना तथ्यों का ज्ञान, उपरोक्त सभी, तो सभी हो जाते हैं। उसके बाद है शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रविधि का महत्व है, मानसिक विकास के लिए उपयोगी है और जिज्ञासाएं शांत होती हैं तथा नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, सुनने तथा बोलने का कौशल विकसित होता है, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद यानी बातचीत, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो कहते नहीं कहने से सब कुछ होता है, हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है, तो मानसिक विकास के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही बात है। जिज्ञासाएं शांत होती है तथा नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, जो भी हमारे मन में चल रहा होता है हम आपसे बात कर लेते हैं, जैसे आपसे हम जब बात करेंगे ना तो जो हमारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, तो क्या होगा, तो हमारी जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत हो जाएंगी, यही है ना। और नए ज्ञान की वृद्धि भी हो जाएगी, भाई हमें नया ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। सुनने तथा बोलने का कौशल विकसित होगा, बिल्कुल बात सही है। क्यों? क्योंकि जो कौशल होता है सुनने का और बोलने का, तो जब चीज़ें क्या होंगी, जब हम वाद विवाद करेंगे तभी तो, जब हम किसी से बोलेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, तो ये कौशल हमको कैसे हमारे में विकसित हो पाएगा। तो उपरोक्त सभी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है, ये कथन किसका है, तो बर्टन का है, रायबर्न का है, एंडरसन का है या रेमंड का है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाता है वो आपका राइट हो जाता है, रायबर्न। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ, पहले इस पर हम टिक कर देते हैं रायबर्न, ठीक है।
प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षण यानी शिक्षक केंद्रित या बाल केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित। तो प्राचीन कालीन जो शिक्षण विधियां थी वो कैसी थी, वो शिक्षक केंद्रित थी। कैसी थी, तो शिक्षक केंद्रित थी। और अब कैसी है, तो अब बाल केंद्रित है। और शिक्षक केंद्रित में क्या होता था कि शिक्षक जो कहता था वही हमें करना पड़ता था भाई, मार भी पड़ती थी, डांट भी पड़ती थी, है ना, सभी कुछ होता था। लेकिन अब कैसा है, अब तो भाई बच्चे को ना मार सकते हैं, ना डांट सकते हैं, ना आँख दिखा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग। यानी कहने का मतलब है बच्चा जो है वो सर्वे सर्वा है, उसी की हमें माननी है और उसी की चलनी है, वो चीज़ हो जाती है भाई बाल केंद्रित है। शिक्षा कैसी है, तो बाल केंद्रित है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ तो शिक्षक केंद्रित थी। जैसा कि भाई आपने, हमने सभी ने इसी तरह से एजुकेशन ली है शिक्षक केंद्रित से, और ना वो विधि गलत थी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता तो हम ये चीज़ ज़रूर कहते हैं कि ना वो विधि गलत थी और ना अब की विधि गलत है। वो चीज़ अलग की होती है कि बच्चे में कितनी क्षमता है चीज़ों को सीखने की, या कितना उसमें, यानी कितनी उसमें रुचि है। ये आप कह सकते हो कि कितनी रुचि है बच्चे में सीखने की। बच्चे तो 30 से 35 पढ़ते हैं एक क्लास में, लेकिन सभी प्रतिभाशाली नहीं होते हैं और सभी मंदबुद्धि नहीं होते हैं और सभी सामान्य नहीं होते हैं। एक ही टीचर पढ़ाता है, और लेकिन बच्चों में फ़र्क आपको देखने को मिलता है। वो उसकी रुचि पे होता है, उसकी बुद्धि पे होता है, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो प्राचीन काल की शिक्षा ले लीजिए या अब की शिक्षा ले लीजिए, तो शिक्षक तो बहुत बड़ी भूमिका अदा ही करता है, प्लस बच्चा भी भूमिका अदा करता है। क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम कितना भी बोलें, कितना भी चिल्लाएं, कितना भी चीखें, लेकिन आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस दिन आपको इंटरेस्ट हो जाएगा उस दिन हम अगर आपको थोड़ा सा भी बताएंगे तो आप थोड़े में ज़्यादा कर लेंगे, जैसे गागर में सागर भर लेंगे, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद देख लेते हैं शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। तो सबसे पहले अगर आपको ध्यान किसी चीज़ का रखना है तो बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का रखना है। पाठ्य पुस्तकों का, अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक नहीं है तो क्या आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता। समयावधि मतलब 30 मिनट पढ़ाने तो 30 ही मिनट आपको पढ़ाने हैं, और अगर उसमें आपने 20 मिनट पढ़ा दिया या 40 मिनट पढ़ा दिया तो मतलब गलत हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। फिर है परीक्षा का, कि परीक्षा ही मैन होती है। वो बात अलग की है कि परीक्षा के द्वारा हम क्लास में आगे बढ़ते हैं, यानी एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं। और भाई मार्कशीट भी बहुत ज़रूरी होती है हमें कहीं पे जाने के लिए, कहीं पे जॉब पाने के लिए, तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जब बच्चे की रुचि ही नहीं होगी और मानसिक स्तर ही अच्छा नहीं होगा तो बच्चा सीखेगा क्या, और जब सीखेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा क्या। तो पहले बच्चा सीख ले, और जब चीज़ों को सीख लेगा तो ये सारी चीज़ें अपने आप से अच्छी हो जाएंगी, है ना। उसके बाद है शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है शिक्षण विधियाँ, गतिविधियाँ, अभ्यासकार, प्रश्न। तो शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम क्या हो जाता है, तो शिक्षण विधियाँ हो जाती है। क्या हो जाता है, तो शिक्षण विधियाँ हो जाती हैं। शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर, शिक्षण सूत्रों पर। तो शिक्षण सूत्रों पर हो जाते हैं। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, हेलन पार्कस्टर्ट और हर्बर्ट। तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता फ्रोबेल हो जाते हैं। फ्रोबेल ने 1840 ईस्वी में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला था। कब खोला था, तो 1840 में पहला किंडरगार्टन, ठीक है। संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय व द्विपक्षीय दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका हो जाता है संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया है। कैसी है, तो द्विपक्षीय प्रक्रिया, यानी बा ऑप्शन आपका राइट है, जिसमें संदेश होता है जो स्वभाव में बदलाव लाता है, और साथ ही साथ जिसमें मौखिक संप्रेषण में शब्दों, भाई मौखिक क्या होता है, मुंह से बोला गया, और जब मुंह से बोलेंगे तो शब्दों, है ना, शब्द बोलने व लिखने के माध्यम से लोगों के बीच अर्थपूर्ण अंतःक्रिया के साथ साथ जानकारी व दिशा प्रदान करना है। तो कैसी हो जाती है संप्रेषण की प्रक्रिया, द्विपक्षीय हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है कौन सा, क्या कहते हैं उपयुक्त शिक्षण सूत्र।
अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। तो सबसे उपयुक्त सूत्र इसमें कौन सा है? तो ये सभी सूत्र ठीक है, लेकिन इसमें सबसे उपयुक्त सूत्र मूर्त से अमूर्त की, मतलब पहले बच्चे ने देखा, जो चीज देखी। मूर्त का मतलब यही होता है कि जो चीज आप देख लो। जैसे बुद्धि क्या है? तो बुद्धि को आप देख सकते हो कि ना? बुद्धि को आप देख नहीं सकते हो ना, शरीर को आप देख सकते हो, बुद्धि को तो नहीं देख सकते हो कि कैसी है, मोटी है, पतली है, छोटी है, काली है, गोरी है, आप नहीं देख सकते ना। तो ये कैसी हो जाती है? मूर्त हो जाती है। और मूर्त जो चीज आप देख सकते हैं, ठीक। तो मूर्त से अमूर्त ये बेस्ट हो जाता है। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और परिणाम का सिद्धांत। तो परिणाम का सिद्धांत ये नहीं है, इसलिए यही सही है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है, तो शिक्षा शास्त्र पर, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर यानी मनोविज्ञान पर, जीव विज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर हो जाता है, इसलिए आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इस पे हम टिक कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। छात्रों की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। या परिभाषा है अरस्तु की, महात्मा गांधी की, पैथोलॉजी की, हर्बर्ट स्पेंसर की। तो इसमें हर्बर्ट स्पेंसर यानी द ऑप्शन राइट हो जाता है। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है विज्ञान शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में और आपका हो जाता है नागरिक शास्त्र शिक्षण में। प्रयोग प्रदर्शन विधि भाई विज्ञान शिक्षण में, विज्ञान में किस तरह से सीखते हैं भाई? प्रयोग होते हैं ना। और तो जैसे भाषा शिक्षण में या इतिहास शिक्षण में, अब इतिहास आप सीखेंगे, इतिहास के लिए तो भ्रमण विधि अच्छी होती है, जैसे आप घूम फिर के देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, कहानी, पर्यटन। तो आपका हो जाता है सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक होती है तो प्रश्नोत्तर विधि। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि कैसे सही हो सकती है? तो यहाँ पे सूक्ष्म अवलोकन की बात की गई है, ठीक है। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है, तो प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, उद्देश्य कथन कौशल। तो प्रस्तावना कौशल हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है प्रश्नोत्तर द्वारा, कहानी द्वारा, व्याख्यान द्वारा, समूह कार्य द्वारा। तो आपका हो जाता है कहानी द्वारा, क्योंकि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कब किया जा सकता है? तो कहानी द्वारा। भाई कहानी आप बच्चों को सुनाएंगे, फिर आप उससे ये भी पूछेंगे अब अच्छा क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, या आपने चित्र दिखा दिए बच्चों को, चित्र के माध्यम से आपने कहा इस कहानी को पूरा करो, तो बच्चा उस कहानी को पूरा करेगा। तो पूरा ऐसे तो कर नहीं पाएगा, जब भाई वो सोचेगा, अपनी कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति लगाएगा, तभी तो कर पाएगा ना। तो जो कल्पना शक्ति है, सोचेगा, जाएगा वहाँ पे, मतलब माइंड से ही बहुत दूर तक, हम लोग कहाँ तक नहीं पहुँच जाते हैं माइंड से, है ना। तो वो पहुँचेगा, यानी कल्पना शक्ति का विकास होगा। तो किस चीज़ से? तो कहानी द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, कौन से नहीं है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो नहीं है मतलब कोई नहीं है, ये संप्रेषण के घटक हैं, कम्युनिकेशन, है ना। प्रेषक, संदेश, ग्राही, तो ये सभी उपरोक्त सभी हो जाते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री जो सामग्री होती है, श्रव्य दृश्य का मतलब ये होता है कि जिसको हम देख के शिक्षा प्राप्त करें प्लस सुन के भी। जैसे आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप देख भी रहे हो, है ना, पीडीएफ है और नोट्स हैं वो आप देख रहे हो, और हमारी वॉइस आप सुन रहे हो। तो क्या है ये श्रव्य दृश्य सामग्री है। लेकिन सिर्फ आप हमारी आवाज़ सुनते तो क्या होता? तो ये श्रव्य हो जाता। और सिर्फ आप नोट्स देखते तो क्या होता? तो दृश्य होता है ना। तो इस तरह से आपको समझना चाहिए चीज़ों को। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो देखिए चलचित्र, इसमें आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। कंप्यूटर में भी सेम है, टेलीविज़न में भी सेम है, यानी आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लेकिन रेडियो में सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ आप सुन सकते हैं, चीज़ों को देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप रेडियो हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भ्रमण प्रविधि के चरण है, शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, और आपका हो जाता है पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाते हैं। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है। प्रयोग प्रदर्शन तो इसमें हो जाता है इतिहास विषय में, भाषा विषय में, विज्ञान विषय में, नागरिक शास्त्र विषय में, तो विज्ञान विषय में हो जाता है।
उसके बाद है पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। भाई बार बार दोहराना यानी आवृत्ति करना, तो आवृत्ति का सिद्धांत, लेकिन यहाँ पे आंसर तो आपको ऐसे ही मिल गया। और देख लें कौन कौन नहीं हो सकते, तो प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत। ये नहीं है, आवृत्ति का सिद्धांत ये है। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है व्याख्यान प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो इसमें खेल गतिविधि प्रविधि हो जाती है, यानी शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि। भाई खेल विधि है, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देनी चाहिए और बच्चा खेल खेल में चीज़ों को अच्छे से सीख लेता है और वो बोर भी नहीं होता है। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन, उपयुक्त सभी। तो आपका उपयुक्त सभी हो जाता है। शिक्षण का सूत्र नहीं है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और प्रेरणा का सिद्धांत। तो ये प्रेरणा का सिद्धांत हो जाता है, यानी द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। और इसमें देख लेते हैं, पूर्ण से अंश की ओर ऑप्शन है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, सरल से कठिन की ओर है। यानी शिक्षण सूत्र पूर्व ज्ञान पर नए ज्ञान तो कैसे होता है, तो ज्ञात जो चीज़ें हैं फिर उसके बाद अज्ञात चीज़ों की तरफ हम जाते हैं, यानी कि ऑप्शन राइट है। सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से और सहायक सामग्री से। तो सहयोग की भावना देखिए समूह कार्य से होता है। कैसे, जब बच्चा क्या होता है सबके पास में रहता है, सबके पास में उठता बैठता है, तो इसमें क्या होता है सहयोग की भावना पनपती है। और ये भी होता है कि अगर इनको कोई चीज़ की नीड है तो हमें देना चाहिए, टिफिन शेयर करना चाहिए, पेंसिल शेयर करना चाहिए, ऐसे बच्चों की आदत पड़ती है। फिर आगे चलकर वो और भी जो बड़े बड़े काम होते हैं उनमें भी वो इस चीज़ सहयोग करने लगते हैं, तो उनमें भावना होती है। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा, ऐसे लोग होते हैं कि पूरी दुनिया से ही वो नाराज़ होते हैं, पूरी दुनिया से ही वो दुखी होते हैं, वो हमारे काम के नहीं, वो हमारे काम के नहीं, ऐसे। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। वो गलत नहीं है, वो जो उनको शिक्षा मिली है स्टार्टिंग से, वो थोड़ा सा ऐसी रही है कि उनको इस तरह की शिक्षा ही नहीं दी गई है कि सहयोग की भावना रखनी चाहिए। भाई आज क्या है, आज जैसे मान लीजिए हमारा कोई काम पड़ा आपसे, ठीक है, तो हमने आपसे बात की, मान लीजिए हमने आपको कॉल की और आपने हमारी हेल्प की। फिर दूसरे दिन हमें क्या करना चाहिए, आपसे फिर से संपर्क करना चाहिए थैंक्स बोलने के लिए। फिर एक दिन ऐसा हो जैसे हमने आपके बारे में कोई चीज़ सुनी या आप बहुत खुश हैं, आपको कोई इस तरह का कुछ प्रोवाइड हो गया है, मिल गया है, तो हमें क्या कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए आपको। तो यानी आपने हेल्प तो हमारी एक बार की, लेकिन हमने कॉल आपको कितनी बार की, तो 3 बार की। तो इसी तरह से क्या होता है, ये सहयोग की भावना बन जाती है और एक आदत भी पड़ जाती है। और मिलते जुलते भी रहना चाहिए। अगर हमारा एक दिन काम नहीं भी है, जैसे मान लीजिए किसी दिन हमारा कोई वर्क आपसे नहीं है या आपका हमसे कोई वर्क नहीं है, लेकिन फिर भी हम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो एक जब मिलेंगे और मिलने से भी तो जब भाई मिलेंगे बात करेंगे तब भी तो जब हमको कभी नीड होगी तब आप हमारे काम आएंगे ना। तो ऐसा तो नहीं है कि आज हाँ आपने हमारा काम कर दिया और हमारी हेल्प कर दी और अब दूसरे दिन हम आपको भूल गए और काम ही खत्म हो गया। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, समूह कार्य जब किया जाता है यानी सहयोग की भावना का विकास, तो ये बच्चों को जब स्टार्टिंग से ही सिखाएंगे ये सब चीज़ें, तो बच्चे में आगे इस चीज़ की उन्नति होगी, है ना। उसके बाद आपको हो जाता है क्वेश्चन, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो कहानी द्वारा, समूह कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, व्याख्यान द्वारा। तो कहानी द्वारा हो जाता है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, ये कथन है। तो रूसो का है, रेमंड का है, हर्बर्ट गुली का और R.C. सक्सेना का। तो इसमें आपका हो जाता है रेमंड का। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, अभ्यास कार्य कराना, खेलवान गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा कराना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें आपका आंसर हो जाता है एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, किसने कहा है, तो N.L. गेज, रायबर्न, वीओ स्मिथ और सिकोड। तो इसमें हो जाता है वीओ स्मिथ। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है तो व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में, पद शिक्षण में। तो आगमन इसको समझ लेते हैं।
आगमन विधि क्या होती है? ये एक मनोवैज्ञानिक विधि हो जाती है। इसमें विशिष्ट अनुभवों और उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ज़्यादातर ऐसा होता है आगमन और निगमन विधि में। कौन सी? तो आगमन और निगमन विधि में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। उस कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हैं। आगमन छोटा आ से लिखा गया है ना, तो यानी ये क्या हो जाता है, छोटा आ को आप ऊ मान लें, छोटा आ को आप थोड़ी देर ऊ मान लें, छोटा ऊ मान लें, तो इसका मतलब हो जाता है उदाहरण से नियम की ओर। क्या? नियम की ओर। और निगमन, तो ना में छोटी की मात्रा लगी हुई है ना, तो ना में आप छोटी की मात्रा लगा दें, इसी को उठा लें आप, और नियम आप लिखें, ना में छोटी की मात्रा यम लिख दें आप, नियम से उदाहरण की ओर। देखिए अब कोई कंफ्यूजन रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आगमन में आपने आ को ऊ माना यानी उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन में तो ना में छुट्टी की मात्रा पहले से ही है और यम आपने जोड़ दिया तो नियम हो गया, और नियम से उदाहरण की ओर। और अगर हम बात कर लेते हैं कि इस विधि के प्रतिपादक कौन है, तो इस विधि यानी दोनों विधियों के प्रतिपादक, आगमन विधि और निगमन विधि, तो दोनों विधियों के प्रतिपादक हो जाते हैं अरस्तु जी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सेशन कंप्लीट हो चुका है, यानी 145 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा, और जब आप जुड़ेंगे तभी बात बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।